हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो अभी तक इस चैप्टर के 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय का फार्मूला क्या होता है। तो उसमें हमने देखा था कि औसत शक्ति क्षय का जो फार्मूला होता है प्रत्यावर्ती परिपथ में, धारा परिपथ में, वो होता है VRMS, IRMS और उसके बाद cos फाई। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे और जो जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसको देखते हैं कि ये फिजिक्स ट्री में कौन कौन सा जो है फल लगा हुआ है। देखिए, ये फिजिक्स ट्री है जो हमको बहुत सारे मैसेज दे रहा है। पहली बात तो ये बता रहा है कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, है ना, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने काम के प्रति। दूसरी बात, ये जो फूल यहाँ पर लगा हुआ है ये सूंघने के बाद आपके विचार जो है शुद्ध रहेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जो कुछ फल लगे हुए हैं उसको देखिए। ये जो फल लगे हुए हैं वो है शक्ति गुणांक, वाटहीन धारा और चोक कुंडली। ये वो फल हैं जिनको खाने के बाद आपका स्वास्थ्य और आपका फ्यूचर दोनों अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले टॉपिक से, शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक के लिए फार्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पिछले लेक्चर का जो टॉपिक हमने कवर किया था वहां से। तो हमने देखा था कि एसी सर्किट में जो शक्ति क्षय होता है उसका फार्मूला क्या था, P बार इज इक्वल टू VRMS, IRMS और उसके बाद cos फाई। ठीक है, किसी भी एसी सर्किट में औसत शक्ति का ये फार्मूला था। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम cos फाई की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, cos फाई इज इक्वल टू P बार अपान VRMS और IRMS। ठीक है, अब देखिए शक्ति गुणांक को शक्ति गुणांक बोलने का रीजन क्या है, दैट इज पावर फैक्टर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्योंकि ये फार्मूले में आप देखिए कि V जो एसी सर्किट में जो औसत शक्ति है वो V और I की वैल्यू के साथ साथ cos फाई पर डिपेंड करता है। यानी दो अगर अलग अलग सर्किट ले, मान लीजिए हमने एक प्योर R सर्किट लिया, फिर हमने प्योर जो है L सर्किट लिया, या फिर हमने फिर LC सर्किट लिया, या फिर LCR सर्किट लिया, कोई भी एसी सर्किट लेते हैं तो उसमें कितना पावर लॉस होगा। ये देखिए, वोल्टेज और करंट अगर हम सब में सेम रखें तब भी सब में पावर लॉस अलग अलग आएगा। क्यों अलग आएगा? क्योंकि सबके लिए cos फाई की वैल्यू फिर अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो किसी भी एसी सर्किट में जो पावर लॉस होता है वो cos फाई पर डिपेंड करता है, यानी इस फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसीलिए इस cos फाई को, इस फैक्टर को, इस गुणांक को कहते हैं शक्ति गुणांक, क्योंकि यही शक्ति को निर्धारित कर रहा है कि किसी भी एसी सर्किट में कितना शक्ति क्षय होगा। ठीक है, इसी वजह से इसको शक्ति गुणांक बोला गया। और रही बात इसकी परिभाषा की, तो आप यहां से लिखिए cos फाई इक्वल टू क्या जाएगा, P बार और अपान में VRMS IRMS। ये जो P बार है ये क्या है, ये तो आपने देख ही लिया कि ये औसत शक्ति है। ठीक है, तो औसत शक्ति, ये औसत शक्ति क्षय है, और अपान में ये जो VRMS IRMS था, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं आभासी शक्ति। आभासी शक्ति क्यों? क्योंकि ये वास्तविक तो है नहीं, वास्तविक तो ये है। एसी सर्किट के लिए जो शक्ति क्षय होता है ये इतना पूरा होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग अभी तक जो जानते थे डीसी के लिए वो ये होता था वोल्टेज इंटू करंट, यही पावर होता था। लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर V और I को शक्ति नहीं बोल सकते बल्कि इसको आभासी शक्ति बोल रहे हैं। ठीक है, तो औसत शक्ति अपान आभासी शक्ति बराबर cos फाई, और यही cos फाई क्या है हमारा, यही है शक्ति गुणांक। तो परिभाषा कैसे देंगे शक्ति गुणांक का, कि किसी एसी सर्किट में, किसी एसी सर्किट के औसत शक्ति और उसके आभासी शक्ति के अनुपात को ही जो है उस परिपथ का जो है शक्ति गुणांक कहते हैं। इसको cos फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, cos फाई इज इक्वल टू औसत शक्ति बटे में आभासी शक्ति। अब यहाँ से cos फाई के लिए एक और तरीके से आप परिभाषा दे सकते हैं। ये जो फाई है ये तो आप जानते हैं क्या होगा, ये फाई जो है वोल्टेज और करंट के बीच का क्या है, इन दोनों के बीच का है कलांतर। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो कलांतर है उसका हम cos निकालें, cos यानी कि कोज्या, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शक्ति गुणांक। यानी एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच के कलांतर की कोज्या को ही उस परिपथ का, उस सर्किट का शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, cos फाई इज इक्वल टू P बार अपान VRMS IRMS। अब इसके लिए हमको एक फार्मूला डिराइव करना है। तो फार्मूला डिराइव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
पीछे जो फार्मूला हमने एक पढ़ा था LCR सर्किट, जब हमने देखा था तो LCR सर्किट में ये था कि तीन के तीनों कंपोनेंट अवेलेबल होते थे, और जो हमने डायग्राम देखिए ये जो बनाया था उनके बीच का कलांतर पता करने के लिए वो यही था, ये VR का डायरेक्शन था और यही करंट का भी डायरेक्शन था, फिर ऊपर ये VL का डायरेक्शन था और नीचे VC का डायरेक्शन था, है ना, ये चीज़ थी। तो ऐसे केस में हमने निकाला था कि कलांतर, अब देखिए इनका और इनका परिणामी निकाले थे हम लोग, फिर उस परिणामी का इसके साथ परिणामी निकालते थे जो इस तरीके से आता था, है ना, ये हमारा होता था परिणामी वोल्टेज और ये है हमारा करंट, और इन दोनों के बीच का हमने कलांतर क्या माना था, फाई। तो ऐसे केस में फार्मूला क्या आया था, tan फाई इज इक्वल टू, ये था tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC अपान VR, और इसी को हमने सॉल्व किया था जब I इंटू XL और I इंटू XC और अपान में I इंटू R किया था, तो ये आया था tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आया था XL माइनस XC और अपान में R, ठीक है। तो ये tan फाई के लिए फार्मूला हमने निकाला था। अब इसमें XL, XC और R ये देख लीजिए बिल्कुल उसी जगह पर रखे गए जहाँ VL, VC और VR होते थे, यानी आप ये मान सकते हैं कि यह tan फाई बराबर हो चुकी होता है लंब बटे में आधार। इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि जिस त्रिभुज में ये फाई कोण बना हुआ है उसका लंब XL माइनस XC ले सकते हैं और उसका आधार कितना ले सकते हैं, R ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम त्रिभुज को बनाएं तो ये त्रिभुज देखिए यहाँ पर ये जो हो जाएगा, ये त्रिभुज पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये हम इसको लिख सकते हैं XL माइनस XC, यानी अब हम प्रतिबाधा या प्रतिघात के रूप में बात कर रहे हैं, वोल्टेज के रूप में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो VR था उसको हम किसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं, उसको रेजिस्टेंस R का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज VR का डायरेक्शन ये है तो R का भी डायरेक्शन ये है, और इसके अनुसार tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपान R, यानी कि लंब बटे में क्या है, आधार। तो लंब का मान यानी XL माइनस XC है और आधार का मान कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये परिणामी निकालें तब, तो परिणामी अगर निकालेंगे यहाँ से तो हम जानते हैं इसी परिणामी को ही प्रतिबाधा कहते थे, इन सभी प्रतिरोधों का जो परिणामी था उसी को प्रतिबाधा कहते थे, Z से प्रदर्शित करते थे। तो Z बराबर यहाँ से ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस में R स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से चलिए Z का मान हमने निकाल लिया। अब चूंकि हमको शक्ति गुणांक निकालना है और आपने देखा कि शक्ति गुणांक cos फाई को कहते हैं, तो cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos फाई इज इक्वल टू, cos के लिए फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है, R है, और कर्ण कितना है, तो कर्ण है ये पूरा पार्ट आया है कर्ण जिसको हम Z कर रहे हैं, तो cos फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R अपान Z, ठीक है। तो शक्ति गुणांक का मान आपने देखा cos फाई इक्वल टू R अपान Z, जहाँ पर Z को बोलते हैं प्रतिबाधा, ठीक है। अब यानी आप देख रहे हैं कि cos फाई का मान अगर आप कम से कम रखना चाहते हैं तो Z का मान क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यानी प्रतिबाधा बढ़ेगी तो cos फाई का मान घटेगा, cos फाई का मान घटेगा तो औसत शक्ति क्षय का मान भी घट जाएगा। तो इसी cos फाई को बोलते हैं शक्ति गुणांक। मैंने आपको दो तरीके से परिभाषा बता दिया और इस डायग्राम से फार्मूला कैसे ये निकला है ये हमने बता दिया, और आपको यही याद रखना है, ठीक है। cos फाई इज इक्वल टू R अपान Z, और शक्ति गुणांक इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि उस परिपथ में, उस सर्किट में शक्ति का क्षय कितना होगा, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक वाटहीन धारा के बारे में। चलिए अगला टॉपिक है वाटहीन धारा। एक चीज़ सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वाट किस चीज़ का मात्रक है। तो हम जानते हैं कि वाट जो है वो शक्ति का ही मात्रक है। तो वाटहीन बोलने का क्या मतलब है, वाटहीन बोलने का ये मतलब हुआ कि कोई ऐसा परिपथ होगा जिसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी लेकिन शक्ति का क्षय नहीं हो रहा होगा, यानी कोई ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित तो हो लेकिन उसमें शक्ति का क्षय ना हो। इस प्रकार की जो है धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार की धारा को बोलेंगे वाटहीन धारा। जबकि जनरली हम लोग ये जानते हैं किसी परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें शक्ति का क्षय भी होता है, लेकिन अगर हम इमेजिन कर रहे हैं कि कोई ऐसा परिपथ हो जिसमें धारा प्रवाहित करने पर शक्ति का क्षय ना हो तो ऐसी धारा को बोलेंगे वाटहीन धारा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जब डीसी की बात होती थी, डीसी वोल्टेज या डीसी करंट होता था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते थे, यहाँ पर लगाते हैं एक रियोस्टेट, है ना, ये रियोस्टेट लगाते थे और ये रियोस्टेट लगा के हम इस धारा को कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन ध्यान रखिए कि रियोस्टेट लगाने से इस धारा का ये जो वैद्युत शक्ति होती है उसमें विद्युत ऊष्मा के रूप में कुछ क्षय भी होता है।
यानी जब हम धारा को कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हो जाता है विद्युत ऊष्मा के रूप में। तो इसी तरीके से जब बात आती है एसी करंट को जो है कंट्रोल करने की, तो एक अच्छी बात एसी के केस में ये है कि एसी करंट को हम कंट्रोल भी करेंगे और उसमें जो शक्ति क्षय होना है वो भी नहीं होगा, या बहुत कम से कम होगा। ठीक है, तो वाटहीन धारा ऐसी धारा को ही कहते हैं कि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो लेकिन उसमें शक्ति का क्षय न हो रहा हो। और शक्ति का क्षय कब नहीं होगा, तो फार्मूला देखिए शक्ति क्षय का, P बार इज इक्वल टू VRMS IRMS और उसके बाद cos फाई। अब मान लीजिए किसी भी सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें मतलब हमने उसके सिरों पर वोल्टेज लगाया है, उसमें कुछ करंट भी फ्लो हो रहा है। तो अगर ये दोनों नॉन जीरो है तो शक्ति क्षय के जीरो होने का बस एक ही ऑप्शन है कि cos फाई की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। यानी अगर हम चाहते हैं कि cos फाई की वैल्यू, यदि हम cos फाई की वैल्यू जीरो रख दें तो P बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। यानी शक्ति क्षय कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब cos फाई जीरो आने का क्या कंडीशन हो सकता है, तो आप जानते हैं कि जब फाई की वैल्यू क्या हो जाए, 90। अगर फाई की वैल्यू 90 हो जाए तो cos फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और cos फाई की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो P बार की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, और P बार की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ऐसे करंट को क्या बोलेंगे, ऐसी धारा को क्या बोलेंगे, वाटहीन धारा। ठीक है, अब ये सोचना है हमको कि फाई की वैल्यू जो है 90 कब आती है। तो आपने अभी पीछे एक चीज़ देखा था, LCR सर्किट हम लोग पढ़ रहे थे या उसके पहले और भी सर्किट हमने पढ़ा, तो उसमें एक चीज़ देखा कि ये देखिए ये VR होता था, VR का डायरेक्शन, और यही करंट का भी डायरेक्शन था, और ये ऊपर था VL का डायरेक्शन और नीचे था VC का डायरेक्शन। तो आपने देखा था कि जब हम प्योर R सर्किट की बात करते थे तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस था यानी कालांतर था वो कितना था, जीरो था। तो हमको तो 90 चाहिए, तो ये केस छोड़ देते हैं। लेकिन हम जब प्योर L सर्किट लिए थे तो इस वोल्टेज और इस करंट के बीच का ये एंगल कितना था, 90 था, है ना। अब हमने जो है अगर प्योर C सर्किट लिया तब भी हमने देखा कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 90 है। और अगर हम मान लीजिए LCR सर्किट भी ले लें तो LCR सर्किट में अगर मान या फिर LCR सर्किट में अगर मान लीजिए ये R की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कोई LC सर्किट ही मान लीजिए ले लेते हैं, तो LC सर्किट लेंगे तब भी इन दोनों का जो परिणामी होगा या तो वो इस दिशा में आएगा या फिर वो इस दिशा में आएगा, और जो भी परिणामी आएगा वो इसके साथ इस करंट के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यदि किसी परिपथ में या तो केवल प्रेरकत्व उपस्थित हो, प्रेरकत्व उपस्थित हो, या फिर केवल और केवल धारिता उपस्थित हो, तो ऐसे केस में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, 90। अच्छा, ये या तो ये उपस्थित हो या तो ये उपस्थित हो या फिर दोनों के दोनों उपस्थित हों लेकिन R का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी किसी भी सर्किट में या तो प्योर L सर्किट हो या तो प्योर C सर्किट हो या फिर ये कह लीजिए कि LC सर्किट हो, R न एग्जिस्ट करे या R की वैल्यू जीरो हो, तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 90। और फेज डिफरेंस अगर 90 आ गया तो P बार की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो VRMS IRMS और उसके बाद cos 90, और cos 90 की वैल्यू जीरो, इसीलिए P बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो या तो प्योर L सर्किट लीजिए या तो प्योर C सर्किट लीजिए, या तो L और C दोनों उपस्थित हों लेकिन R जीरो हो, तो ऐसे सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 90 होता है, और ऐसे सर्किट में जो है शक्ति क्षय का मान जीरो होता है। इस प्रकार की बहने वाली धारा को, इस परिपथ में बहने वाली धारा को ही वाटहीन धारा यानी वाटलेस करंट कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि ये एक थियोरेटिकल चीज़ है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोई भी परिपथ हो उसमें आप R की वैल्यू जीरो जो है उम्मीद नहीं रख सकते। हो सकता है बहुत कम से कम R की वैल्यू हो, लेकिन R की वैल्यू जीरो कभी नहीं होती। हर परिपथ का अपना एक प्रतिरोध होता ही है, तो अगर R की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती तो फिर ये P बार की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। लेकिन ये है कि बहुत कम होगी, यानी कम से कम होगी, और उसको हम जीरो ही मान रहे हैं, और इसी धारा को हम बोल रहे हैं वाटहीन धारा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये जीरो वाला केस एग्जैक्ट रूप जो है पॉसिबल नहीं है, ये एक आइडियल केस है। लेकिन कोई भी ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध का मान बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो, ऐसे परिपथ में धारा बहने पर शक्ति क्षय का मान क्या होता है, जीरो आता है, और इस तरह की धारा को ही वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा दोनों समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से दोनों को जो है ब्रीफ में डिस्क्राइब कर देता हूं। शक्ति क्षय का फार्मूला होता है P बार इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई।
इसमें cos फाई वाले टर्म को ही शक्ति गुणांक कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि उस एसी सर्किट में कितना शक्ति क्षय होगा। ठीक है, फिर आपने इसकी परिभाषा देखा कि वास्तविक या औसत शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को ही यहीं से निकाला था। औसत शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को ही शक्ति गुणांक कहते हैं। या दूसरा तरीका है वोल्टेज और करंट के बीच के कलांतर का की कोज्या को ही शक्ति गुणांक कहते हैं। फिर आपने इसके लिए फार्मूला भी देखा, cos फाई इक्वल टू क्या होता था, R/Z, जहां पर Z क्या है, उस परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, फिर बात आती है वाटहीन धारा की, तो बोलेंगे अगर शक्ति गुणांक का मान किसी भी परिपथ के लिए क्या हो जाए, 0 हो जाए, और किसी भी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फाई की वैल्यू 90। और फाई की वैल्यू 90 कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो प्योर L सर्किट में, या तो प्योर C सर्किट में, या फिर L और C सर्किट में। ठीक है ना, ऐसे सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का जो कलांतर है वो है 90, और ये कलांतर 90 होगा तो शक्ति गुणांक cos फाई की वैल्यू होगी 0, और cos फाई जब 0 होगा तो शक्ति क्षय का मान भी क्या हो जाएगा, 0। और कोई भी ऐसा परिपथ जिसमें शक्ति क्षय 0 हो तो ऐसे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को ही वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा वाटहीन धारा कहाँ पर प्रवाहित होती है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है चोक कुंडली, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है चोक कुंडली और कैसे ये काम करता है। चोक कुंडली आपके सिलेबस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़िए और ये काफ़ी आसान भी है। तो चलिए देखते हैं चोक कुंडली क्या होती है, किस काम आती है और कैसे ये काम करती है। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। मैंने आपको बताया कि चोक कुंडली वाटहीन धारा का एक एग्जाम्पल है, यानी इस चोक कुंडली में वाटहीन धारा प्रवाहित होती है। अब वाटहीन धारा प्रवाहित होने का क्या मतलब है कि इसमें धारा तो प्रवाहित होती है, लेकिन उस धारा के प्रवाहित होने से शक्ति क्षय का मान नगण्य होता है। ठीक है, अब ये चोक कुंडली कहाँ पर प्रयोग की जाती है, तो चोक कुंडली देखिए किसी भी सर्किट में, किसी एसी सर्किट में एसी सप्लाई को, एसी वोल्टेज या करंट को कंट्रोल करने के काम आती है। एसी करंट को कंट्रोल करने के ये काम आती है, और एसी करंट को ये कंट्रोल करने के साथ साथ कंट्रोल तो करती ही है, इसके साथ ही इसमें कोई भी शक्ति क्षय नहीं होता है। जबकि रियोस्टेट की बात करें जो डीसी में प्रयोग किया जाता है, उस रियोस्टेट का जब प्रयोग किया जाता है वो भी धारा को ही नियंत्रित करने के काम आता है, लेकिन रियोस्टेट का प्रयोग करने से उस डीसी सोर्स में उष्मा के रूप में कुछ जो है ऊर्जा की हानि हो जाती है। जबकि चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जो एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल भी करती है और उष्मा की हानि भी या ऊर्जा की हानि भी नहीं होने देती है। ठीक है, इसीलिए इसमें बहने वाली धारा को जो है वाटहीन धारा कहती है। ठीक है, अब देखिए ये काम कैसे करता है या शक्ति क्षय होने से कैसे बचाता है। तो आपने पढ़ा है कि शक्ति क्षय P बार बराबर क्या है, P बार बराबर होता है VRMS, IRMS और cos फाई। ठीक है, अब ये cos फाई जो है शक्ति गुणांक है और यही निर्धारित करता है कि शक्ति क्षय का मान होगा कि नहीं होगा। तो आपने देखा कि शक्ति क्षय का मान जो है कम से कम रखने के लिए cos फाई का मान कम से कम रखना पड़ेगा। और फार्मूला आपने देखा cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, R/Z, जहां पर R होता है परिपथ का प्रतिरोध और Z होती है प्रतिबाधा। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए तो Z निकालने के लिए तो फार्मूला आपने पढ़ा ही है कि Z इक्वल टू क्या होता है, Z इक्वल टू होता है √XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। लेकिन ये जो चोक कुंडली है ये देखिए बना कैसे है। इस चोक कुंडली में हमने क्या किया है कि लोहे का क्रोड लिया है। क्यों लिया है इसका रीजन अभी आपको बताते हैं। लोहे का क्रोड हमने लिया है और उसके ऊपर तांबे के मोटे मोटे तारों को लपेटा गया है। ठीक है, तो तांबे के मोटे मोटे तारों को लोहे के क्रोड के ऊपर जब लपेटते हैं तो ये जो कॉइल बनती है, जो कुंडली बनती है, इसी को तो प्रेरक तार कहते हैं, है ना। इसका मतलब कि ये जो कुंडली, और इसका अपना कोई एक प्रतिरोध भी है कुछ, तो इसका मतलब कि इसके अंदर प्रतिरोध है यानी R एग्जिस्ट करता है, और ये कुंडली है यानी इसका कुछ प्रेरकत्व होगा यानी L भी एग्जिस्ट करता है। तो ये सिंपली एक प्रेरक तार है। चोक कुंडली एक प्रेरक तार है जिसका अपना कुछ प्रतिरोध भी होता है, और इसमें कहीं भी संधारित्र नहीं लगा हुआ है। तो ये जो XC वाला टर्म होता था ये तो यहाँ पर नहीं होगा, है ना, LR परिपथ के लिए। तो इसको अगर हम हटा दें तो ये आपको मिलेगा XL का होल स्क्वायर और प्लस R का होल स्क्वायर। ये रहा Z का मान, और Z का मान यहाँ पर अगर रखते तो cos फाई कितना आएगा, cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा R/√XL का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। और XL के लिए जानते हैं आप ओमेगा L होता है इसका मान, तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर और प्लस में R स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम चाहते हैं कि शक्ति क्षय का मान न हो या शक्ति क्षय का मान कम से कम कैसे रहे। तो शक्ति क्षय कम से कम तब रहेगा जब cos फाई का मान कम से कम रहेगा,
और cos फाई का मान न्यूनतम रखने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस अंश का मान कम रखें और इस हर का मान क्या रखें, ज़्यादा रखें, है ना, तो इनका जो अनुपात आएगा वो कम से कम आएगा, न्यूनतम आएगा। और आर का मान कम रखने के लिए हमने क्या किया है, आर का मान कम रखने के लिए ही हम इस चोक कुंडली में हमने तांबे के मोटे मोटे तारों का प्रयोग किया है। और मोटा तार लेंगे तो उसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है R प्रोपोर्शनल टू 1/A, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा अनुप्रस्थ काट का, प्रतिरोध उतना कम होगा। ठीक है, तो यही cos फाई का मान कम रखने के लिए अर्थात शक्ति गुणांक को न्यूनतम रखने के लिए हमने R का मान यहाँ पर न्यूनतम रखा है और इसके लिए हमने तांबे के मोटे मोटे तारों का प्रयोग किया है। ठीक है, और L का मान बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, L का मान बढ़ाने के लिए हमने फेरों की संख्या ज़्यादा रख दी है और इसके साथ ही साथ हमने इसको लोहे के क्रोड के ऊपर जो है लपेटा हुआ है। ठीक है, लोहे का क्रोड प्रयोग करने से L का मान बढ़ जाता है, पीछे आपने देखा था स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक दोनों का मान बढ़ जाता है लोहे का क्रोड प्रयोग करने से। ठीक है, तो इसीलिए हमने लोहे का क्रोड प्रयोग किया ताकि L का मान बढ़ जाए, इसीलिए हमने फेरे ज़्यादा रखें ताकि L का मान बढ़ जाए, और तांबे के मोटे तार का हमने प्रयोग इसलिए किया ताकि R का मान कम हो जाए। ठीक है, तो चोक कुंडली एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को जो है नियंत्रित करती है और उष्मा की हानि भी नहीं होने देती। इसमें बहने वाली धारा वाटहीन धारा कहलाती है। ये इसका डायग्राम हो गया। इसमें तांबे के मोटे मोटे तारों को लोहे के क्रोड के ऊपर जो है लपेटा गया होता है और इसमें एक जो है AC सोर्स को जो है ये कंट्रोल करने के काम आता है। फार्मूला आपने देखा कैसे ये काम करता है, तो आपने देखा कि P बार का ये फार्मूला है और cos फाई का मान यहाँ से ऐसे आएगा और cos फाई न्यूनतम रखने के लिए R का मान कम से कम और L का मान ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर ये काम करता है, AC को कंट्रोल करता है और उष्मा की हानि भी नहीं होने देता। ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है इसको आप ध्यान रखेंगे, जैसे पंखे में प्रयोग किया जाता है ना, रेडियो में प्रयोग किया जाता है, जितने भी इस तरीके के जो AC जो सप्लाई जहाँ से भी दी जाती है और हमको करंट को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ट्यूबलाइट में भी प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से देखा जाए तो। ठीक, तो ये हो गया आपका चोक कुंडली। आपको इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है, एग्जाम में, और ये आपने ये चीज़ें क्यों प्रयोग करी हैं इसका रीजन लिखना है और उसके बाद ये फार्मूले से मैथमेटिकली इस बात को आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, चोक कुंडली में बस इतना ही, और ये 3 नंबर के क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया चोक कुंडली। अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसफार्मर। तो चलिए ट्रांसफार्मर में देखते हैं। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वो किसी भी परिपथ में जो AC धारा प्रवाहित होती है या AC वोल्टेज होता है, उस AC वोल्टेज या AC करंट को परिवर्तित करने के काम आता है। परिवर्तित करने का मतलब कि ये AC वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और AC वोल्टेज को घटा भी सकता है। ठीक है, लेकिन कुल शक्ति जो है वो नियंत्रित रहती है। P बराबर V × I के अनुसार कुल शक्ति नियंत्रित रहती है, लेकिन ये वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। अब आप जान रहे हैं कि P = इस तरीके से फार्मूला होता है V × I। अगर ये वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं लेकिन ये पूरा P जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि अगर V बढ़ेगा तो I क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यानी ये वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और जिस टाइम वोल्टेज को बढ़ाएगा उसका क्या रिजल्ट होगा, कि करंट जो है उस टाइम घट जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब वोल्टेज को ये घटाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, लेकिन जो कुल शक्ति होती है वो नियंत्रित रहती है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफार्मर है वो केवल और केवल AC वोल्टेज को ही परिवर्तित करने के काम आती है, DC पर ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका सिद्धांत देखेंगे। तो DC पर ये काम नहीं करता, ये केवल और केवल AC के लिए काम करता है और ये AC वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आता है। AC वोल्टेज को कम भी कर सकता है, AC वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है। ठीक है, अब बात अगर करें इसकी, ये तो रही मान लीजिए इसका परिचय हो गया ट्रांसफार्मर क्या है। अब बात अगर इसके रचना की करें तो इसकी रचना में आप देखिए कि ट्रांसफार्मर की जो रचना है इसमें देखिए ये लोहे का हमने क्रोड लिया हुआ है, लोहे का क्रोड, और इसको पटलित करके लगा दिया है। तो पटलित लोहे का क्रोड क्यों लगाया गया, इसको पटलित करके क्यों लगाया गया, तो मैंने पीछे वाले चैप्टर में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में आपको बताया था कि लोहे के क्रोड को पटलित करके लगाने से क्या होता है कि इसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है, और इसका जब प्रतिरोध बढ़ जाता है तो इसमें भंवर धाराएं नहीं उत्पन्न होती या कम से कम उत्पन्न होती है, और जब भंवर धारा उत्पन्न नहीं होगी तो उष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास या क्षय रुक जाता है। ठीक है, तो इसको पटलित करके लगाने का फायदा ये है कि यहाँ से यहाँ तक जब हम इस वोल्टेज और इस वोल्टेज में के दौरान जो शक्ति का जो ट्रांसफ़र होता है, जो इलेक्ट्रिक पावर जो ट्रांसफ़र होता है, उसमें कोई क्षय नहीं होता है। ठीक है, तो इसको लोहे के क्रोड को पटलित करके लगाया गया होता है
इसमें दो कुंडलियां होती हैं। ये देखिए कुछ कुंडलियां इधर हैं तांबे के तार की और कुछ इधर। इस कुंडली को जिससे हम इनपुट देते हैं, निवेशी हम जिससे देते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, और जिससे हमको आउटपुट मिलता है यानी हमको निर्गत, यहाँ पर निर्गत मिलता है, निर्गत वोल्टेज, उसको हम लोग इस कुंडली को बोलते हैं द्वितीयक कुंडली, है ना। यहाँ से हम इनपुट देते हैं और यहाँ से हमको आउटपुट मिलता है। हम अगर यहाँ इनपुट कम देंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर ऐसा भी हो सकता है कि हमको यहाँ पर ज़्यादा आउटपुट दे। हम यहाँ पर अगर इनपुट ज़्यादा दें, हमको कम यहाँ पर आउटपुट चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कम इनपुट को ज़्यादा आउटपुट में बदल सकता है वोल्टेज, है ना, या ज़्यादा इनपुट को कम जो है आउटपुट के रूप में भी बदल सकता है। ठीक है, और ये किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसको जरूर याद रखिए कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना यानी अन्योन्य प्रेरण पर ये काम करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम करता है। ठीक है, रचना में आप यही बता देंगे कि ये लोहे के क्रोड पर तांबे के तारों को, पटलित लोहे के क्रोड को लगाया जाता है ताकि भंवर धाराएं कम से कम उत्पन्न हो, और इस पटलित लोहे के क्रोड पर तांबे के तारों को दो तरफ लपेटा गया होता है। जिधर से इनपुट देते हैं उधर वाले जो है तांबे के तारों को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, और दूसरी तरफ की जो कुंडली है जहाँ से हमको आउटपुट मिलता है उसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। ठीक है, ये तो हो गया इसका जो है रचना और इसका ये सिद्धांत। अब बात आती है इसके कार्य करने का क्या तरीका है, किस सिद्धांत पर ये कैसे काम कर रहा है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर हम इधर से इनपुट अगर देंगे, एसी इनपुट देंगे, तो एसी की एक खास बात होती है कि उसका परिमाण और उसकी दिशा दोनों लगातार बदलती रहती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमने सप्लाई दिया है उसका परिमाण और उसकी दिशा लगातार बदल रही है। अब जब इस धारा का या वोल्टेज का मान लगातार बदल रहा होगा तो इस कुंडली, ये जो यहाँ पर कुंडली है, इससे बद्ध जो फ्लक्स है या ये जो लोहे का क्रोड है इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसके मान में भी परिवर्तन होगा। तो आपने पढ़ा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कि जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर इस दूसरी वाली कुंडली में अपने आप एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अन्योन्य प्रेरण की घटना में आपने देखा था कि जब भी किसी एक कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो परिवर्ती धारा प्रवाहित करने से दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स परिवर्तन के कारण फैराडे के नियम के अनुसार यहाँ पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को तो अन्योन्य प्रेरण कहते थे। ठीक है, तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम कर रहा है। यहाँ पर हम परिवर्ती धारा या परिवर्ती वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, तो इधर से हमने इनपुट दिया तो यहाँ पर प्रेरित जो है विद्युत वाहक बल के रूप में हमको आउटपुट मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एसी अगर आप देंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये डीसी के लिए काम क्यों नहीं करता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि डीसी जो वोल्टेज होता है या डीसी जो करंट होता है वो तो कांस्टेंट सप्लाई देता है, और अगर ये कांस्टेंट सप्लाई देगा तो इस दूसरी वाले कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, और फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई भी विद्युत वाहक बल यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफार्मर केवल और केवल एसी सर्किट में काम करता है, डीसी के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि ये जो है यहाँ पर मान लीजिए कि हम ये इनपुट जो वोल्टेज दे रहे हैं उसको बोल रहे हैं V, और ये प्राइमरी कॉइल है तो P बोल रहे हैं, और ये सेकेंडरी कॉइल में जो हमको यहाँ पर आउटपुट मिला उसको बोलते हैं VS। ठीक है, तो ये VP हो गया और ये VS हो गया। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोल रहे हैं IP और इसको बोल रहे हैं IS। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखा गया कि यहाँ पर जो पावर है इलेक्ट्रिक पावर और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पावर है ये दोनों एकदम कांस्टेंट है। भले ही वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन ये पावर तो पूरा कांस्टेंट है। तो आप ये लिख सकते हैं कि प्राइमरी यानी प्राथमिक कुंडली में जो पावर है और द्वितीय कुंडली में जो पावर है वो बिल्कुल आपस में बराबर है। तो यही देखा गया यहाँ पर कि P इंटू IP बराबर VS इंटू IS। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, VP अपान VS इज इक्वल टू IS अपान IP। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट में जो है वोल्टेज अपान आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। ठीक है, और इसी को जब सॉल्व करते हैं मतलब ये और डेरिवेशन करने पर तो ये आता है यानी VS अपान VP, अगर उल्टा कर दें इसको तो VS अपान VP बराबर IP अपान, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, IP अपान IS। और अगर फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP हो, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS हो, तो यहाँ पर आता है यानी चूंकि आप जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। आपने फार्मूला भी पढ़ा है कि वैद्युत वाहक बल V बराबर या E बराबर -N इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा T।
ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा फेरों की संख्या होगी उतना ज़्यादा ये वोल्टेज आएगा। और यहाँ से अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं तो VS/VP बराबर NS/NP भी लिख सकते हैं, ठीक है। और VS/VP जो है IP/IS के बराबर होता है। तो ये किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए एक फार्मूला है कि VS/VP बराबर NS/NP बराबर IP/IS। यहाँ पर P फॉर प्राइमरी है और S का मतलब सेकेंडरी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से इस फार्मूले की अगर हम बात करें, जो हमने यहाँ पर फार्मूला लिखा है वोल्टेज के लिए, वैद्युत वाहक बल के लिए, तो E इज इक्वल टू जो -N इंटू डेल्टा φ/Δt है। अब इससे देखिए, इससे पता चलता है कि जहाँ पर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर हमको वैद्युत वाहक बल भी ज़्यादा मिलेगा। इस आधार पर ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। अगर मान लीजिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम हो और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा हो, तो हम इस फार्मूले से ये कह सकते हैं कि जितना भी हम इनपुट वोल्टेज देंगे हमको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फेरों की संख्या ज़्यादा होगी और फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो यहाँ पर वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को जो इनपुट वोल्टेज, जो कम इनपुट वोल्टेज को ज़्यादा इनपुट आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं? स्टेप अप, है ना। जो वोल्टेज को बढ़ा दे ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप अप, यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। एक हो गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर और ये वोल्टेज को बढ़ाता है। और जो वोल्टेज को घटाएगा वो, तो आप देख रहे हैं वोल्टेज को घटाने के लिए यहाँ पर फेरों की संख्या कम रखनी पड़ेगी, तभी हमको यहाँ पर कम वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पर ज़्यादा फेरे रखने पड़ेंगे। तो जो वोल्टेज को घटाता है ऐसे ट्रांसफार्मर को बोलेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर हो गए, ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, या इसका उल्टा आप करंट के लिए अगर इसको कहेंगे तो ये करंट को घटाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है या ये करंट को बढ़ाता है, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, ठीक है। तो ये हो गए ट्रांसफार्मर और उसके प्रकार। अब यहाँ से जो VS/VP बराबर NS/NP है, ये पूरा टर्म जो है एक कांस्टेंट R के बराबर होता है और इस R को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, या इसको बोलते हैं परिणमन अनुपात, ठीक है। इसको बोलते हैं परिणमन अनुपात। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि चूंकि ये NS/NP के बराबर है, यानी सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या बटे में प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या। आप जानते हैं कि ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए NS की वैल्यू NP से ज़्यादा होगी, और NS की वैल्यू अगर NP से ज़्यादा होगी तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? मान 1 से ज़्यादा आएगा। तो अगर R का मान, परिणमन अनुपात का मान 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर कौन सा है? तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और अगर R का मान 1 से कम निकला तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा? अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूरा है जो है ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी। एक और चीज़ आप याद रखिए कि ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला आप याद रखिए, न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं 1 नंबर में। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का मतलब ये हुआ, दक्षता का मतलब कि ये आउटपुट पावर है ना, आउटपुट पावर बटे में इनपुट पावर, ठीक है। आउटपुट पावर अपान इनपुट पावर को ही इस ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। और दक्षता को अक्सर परसेंटेज में प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए अगर परसेंटेज में दक्षता लिखना है तो यहाँ पर 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफार्मर की दक्षता या इफिशियंसी का फार्मूला। इतनी ही चीज़ें आपको ट्रांसफार्मर के बारे में याद रखना है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले इसका डायग्राम बना देना है। अब डायग्राम बनाने के बाद में पहले तो इसका इंट्रोडक्शन लिखिए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो AC वोल्टेज को परिवर्तित करने के काम आती है। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर रचना के बारे में बोलेंगे कि इसमें लोहे के क्रोड को जो है पटलित करके लगाया जाता है ताकि भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और उष्मा हानि ना हो। और इसमें एक सिरे पर कुछ फेरे लपेटे जाते हैं और दूसरे सिरे पर भी फेरे लपेटे जाते हैं। एक सिरे पर इस जो फेरे लपेटे जाते हैं उससे इनपुट दिया जाता है और दूसरे वाले सिरे पर हमको आउटपुट मिलता है। जिस सिरे पर हम इनपुट देते हैं उसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं और जिस पे आउटपुट मिलता है उसको द्वितीय कुंडली कहते हैं। फेरों की संख्या के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो 2 टाइप का होता है। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो इसको ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं और ये वोल्टेज को बढ़ाता है। और अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है तो ये वोल्टेज को घटाता है और इसको अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए VS/VP बराबर NS/NP बराबर IP/IS बराबर R। इस R को बोलते हैं परिणमन अनुपात, और ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए इसका मान 1 से ज़्यादा और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए इसका मान 1 से कम होता है। ठीक है, तो ये जो आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था प्रत्यावर्ती धारा, ये कंप्लीट हो गया है। अब आप इस चैप्टर को, इसके सारे फार्मूले और सारा कॉन्सेप्ट जितना भी मैंने बताया है उसको नोट्स जो है कंप्लीट करके उसको रिवाइज करिए, सारे फार्मूले जो है तैयार रखिए, उसको प्रैक्टिस करिए लिख लिख के। ठीक है, तो और जो है और फार्मूले अगर आप रेडी रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना काम आप करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।